आज हम लोग बात करेंगे आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 5 की। सेंटर स्टेट रिलेशंस का पार्ट 5 है। हमने क्या किया था, हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमने बात करी थी लेजिस्लेटिव रिलेशंस की, फिर उसके बाद 2 पार्ट में बात करी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की। आज हमने बात करना है, ये पार्ट में भी आई थिंक 2-3 पार्ट लगेगा फाइनेंशियल रिलेशन में। उसके बाद फिर कमीशंस है, तो कमीशंस हम बाद में भी कर सकते हैं, तो इसलिए अभी हम फाइनेंशियल रिलेशंस में मेनली फोकस करते हैं। तो ये 2-3 पार्ट में फाइनेंशियल रिलेशंस भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज हमें शुरू करना है फाइनेंशियल रिलेशंस। तो फाइनेंशियल रिलेशंस जो है ये आर्टिकल 268 से लेकर के 293 तक देता है पार्ट 12 में। फाइनेंशियल रिलेशन किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल कितने से कितने नंबर तक, आर्टिकल 263 से लेकर के 268 से लेकर के आर्टिकल 293 जो कि पार्ट 12 में है। किसमें है? पार्ट 12 में है। ठीक है, ये बात करती है पार्ट 12 की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। उसके बाद क्या बात करेंगे, देयर आर अदर प्रोविजंस डीलिंग विद द सेम सब्जेक्ट। मींस बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जो कि सेम सब्जेक्ट से भी डील करते हैं, दूसरे प्रोविजंस में भी। दिस टुगेदर कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। ये सबको इन सब हेडिंग्स के अंदर क्या कर सकते हैं हम, इन सब हेडिंग्स के अंदर हम पढ़ सकते हैं। क्या क्या हेडिंग्स है? एलोकेशन ऑफ द टैक्सिंग पावर। मीन्स टैक्स लेने की पावर को किसको अलॉट किया गया है, कौन टैक्स ले सकता है। ठीक है, तो टैक्स लेने की पावर को किसको अलाउ किया गया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द टैक्सिंग पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन द फॉलोइंग वे। सेंटर और स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, टैक्स लेने की पावर को डिवाइड किया है। किस तरीके से डिवाइड किया है? द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लिवाई टैक्सेस ऑन सब्जेक्ट इनुमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो 13 सब्जेक्ट है, 13 नंबर्स है, 13 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि किसको टैक्स लेने की अनुमति दी गई है। लिवाई करना मतलब टैक्स लगाना, मीन्स टैक्स कौन लगा रहा है, कौन टैक्स ले रहा है। तो सेंटर को क्या किया गया है, सेंटर को पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर दिया गया है। जो यूनियन लिस्ट में 13 सब्जेक्ट ऐसे हैं, 13 ऐसे नंबर हैं जो इसमें कि क्या कर सकते हैं, जिसमें कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, टैक्स लगा सकता है। ठीक है, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लिवाई टैक्सेस ऑन सब्जेक्ट इनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट इनुमरेटेड है उसमें से 18 नंबर जो है, जो 18 नंबर में है वो उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकता है, उसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर टैक्स लगा सकता है। ठीक है, देयर आर नो टैक्स एंट्रीज इन द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में कोई भी टैक्स का एंट्रीज नहीं है, कोई भी टैक्स कंकरेंट लिस्ट के थ्रू नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द कंकरेंट jurisdiction is not available with respect to tax legislation. टैक्स लेजिस्लेशन में कंकरेंट लिस्ट का कोई भी जुडिक्शन नहीं है, कंकरेंट लिस्ट कोई भी टैक्स नहीं ले सकता। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट क्या कर सकता है, कोई भी टैक्स नहीं ले सकता। एक मिनट, एक बार इसको स्टैब्लिश कर ले सही तरीके से। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट क्या कर सकता है, कोई भी जगह पे टैक्स नहीं ले सकता। बट द 101 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2016 हैज मेड एन एक्सेप्शंस by making a special provisions with respect to goods and service tax। जो 101 अमेंडमेंट हुआ कि 2016 में, उसमें क्या हुआ, उसमें एक स्पेशल प्रोविजंस बना दिया गया किसके लिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए। किसके लिए? गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए। दिस अमेंडमेंट हैज कन्फर्ड कंकरेंट पावर अपॉन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स टू मेक लॉ गवर्निंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस अमेंडमेंट ने क्या किया, कंकरेंट पावर दे दिया स्टेट को भी और सेंटर को भी, आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा सकते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, जो सेंटर में भी गवर्न कर रहा है उसको भी पावर मिल गया, और जो स्टेट में गवर्न कर रहा है उसको भी पावर मिल गया। दैट मीन्स ये जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का क्या है मतलब, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब है जीएसटी। जब जीएसटी आया तो जीएसटी में क्या बोला गया, जीएसटी में ये बोला गया कि सेंटर भी अपने तरीके से टैक्स लगा सकता है और स्टेट भी अपने तरीके से टैक्स लगा सकता है। ठीक है, the residuary power of taxations, that is the power to impose taxes not enumerated in any of the 3 list। जो तीनों में से कहीं पर भी enumerated नहीं किया गया है उसमें क्या गया, is vested in the parliament। उसको किस में दे दिया गया है, मीन्स जो residuary taxes है उसको किस में डाल दिया गया है, पार्लियामेंट में डाल दिया गया है। अंडर दिस प्रोविजन द पार्लियामेंट हैज इम्पोज्ड गिफ्ट टैक्स। इस प्रोविजंस में मीन्स रेसिडुअरी टैक्स में जो प्रोविजंस है वो क्या है, वो गिफ्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स और एक्सपेंडिचर टैक्स। ये सब किस में है,
ये स्टैट्यूटरी सब्जेक्ट में है, ठीक है। The Constitution also draws a distinction between the power to levy and collect a tax and a power to appropriate the proceeds of tax to so levied and collected। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टिंक्ट करता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन किसके किस में किया है, किसके पास पावर है टैक्स लगाने का, किसके पास पावर है टैक्स कलेक्ट करने का, और किसके पास पावर है अप्रोप्रिएट यूज करने का। दैट मीन्स सेंटर ने दिया स्टेट को, सेंटर ने टैक्स लगाया, स्टेट ने कलेक्ट किया, यूज भी किसने किया, सेंटर ने लगाया, सेंटर ने ही कलेक्ट किया, और यूज भी किसने किया, यूज स्टेट ने किया। दैट मीन्स वो क्या हुआ, वो हुआ आपका अप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ टैक्सेस। सेंटर ने लगाया, सेंटर ने ही कलेक्ट किया, यूज किसने किया, यूज किया आपका स्टेट ने, तो वो क्या है, वो अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टैक्सेस है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टिंक्शन लगा रहा है किसके किसके बीच में, टैक्स किसने लगाया, लिवाई मीन्स टैक्स लगाना, किसने लगाया, किसने कलेक्ट किया, किसने उसको कौन उसको अप्रोप्रिएट तरीके से यूज कर रहा है कि, और जो क्या प्रोसीड्स है उस टैक्स को लगाने का और कलेक्ट करने का, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्टिंक्शन दे रखा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द इनकम टैक्स इज लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर। इनकम टैक्स को लगाया भी सेंटर के द्वारा जाता है, कलेक्ट भी सेंटर के द्वारा दिया जाता है, बट इट प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। लेकिन जो भी टैक्स आता है वो किसके किसके बीच में बांटा जाता है, सेंटर के बीच में बांटा जाता है और स्टेट के बीच में बांटा जाता है, ठीक है। फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्लेस्ड द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द टैक्सिंग पावर्स ऑफ द स्टेट्स। स्टेट्स के ऊपर क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने रेस्ट्रिक्शंस लगाया है टैक्सिंग पावर का। क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाया है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज टैक्सेस ऑन professions, trades, callings and employments, but the total amount of such tax payable for any person should not exceed 2500 per annum। स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर टैक्स लगा सकता है प्रोफेशंस के ऊपर, ट्रेड्स के ऊपर, कॉलिंग्स के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, लेकिन टोटल टैक्स जो अमाउंट पे हो रहा है, टोटल टैक्स जो अमाउंट पे करेगा कोई भी सिंगल पर्सन, कोई भी एक पर्सन, तो वो 2500 पर एनम से ज्यादा नहीं करेगा। 2500 पर एनम से ज्यादा वो टैक्स पे नहीं कर सकता कोई भी सिंगल पर्सन, कोई भी पर्सन, चाहे वो प्रोफेशंस के ऊपर टैक्स लग रहा हो, चाहे वो ट्रेड्स के ऊपर टैक्स लग रहा हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर टैक्स लग रहा हो, मीन 2500 से ज्यादा कोई भी पर ईयर टैक्स पे नहीं करेगा, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोजिंग ए टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द फॉलोइंग टू केसेस। स्टेट लेजिस्लेचर को प्रोहिबिट किया गया है कि आप ना तो इस पर टैक्स लगा सकते हैं ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ द फॉलोइंग टू केसेस, दो केसेस में क्या किया गया है, स्टेट लेजिस्लेचर को प्रोहिबिट किया गया है टैक्स इंपोज करने से। क्या कौन कौन सा केसेस है, वेयर सच सप्लाई टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्टेट, जो सप्लाई आउटसाइड द स्टेट जा रहा है, जो सप्लाई आउटसाइड द स्टेट जा रहा है वहां पर आप टैक्स नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कुछ चीजें गुजरात में हुई, प्रोडक्शन गुजरात की है, फिर वो राजस्थान होते 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 क्या हुआ, राजस्थान होते होते फिर वो चला आया बिहार, मीन्स घूमते 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 बिहार है, तो राजस्थान ये नहीं कर सकता कि राजस्थान मतलब ये जो चीजें आ रही है उधर से उसके ऊपर टैक्स लगा सकती है, मीन्स जो आउटसाइड द स्टेट है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, दूसरा वेयर सच सप्लाई टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये सप्लाई चाहे वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें भी स्टेट क्या कर सकता है, उसमें भी स्टेट टैक्स नहीं लगा सकता। Further, Parliament is empowered to formulate the principles for determining when a supply of goods or service or both take place outside the state or in the course of import or export। मीन्स क्या कर सकता है, पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है, पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कि पार्लियामेंट क्या करे, फॉर्मुलेट करे, इस प्रिंसिपल्स को डिटरमाइन करे कि कितना गुड्स और सर्विस सप्लाई हो रहा है और कितना वो आउटसाइड द स्टेट जा रहा है, कितना वो इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। मीन्स पार्लियामेंट को एम्पावर्ड किया गया है, स्टेट लेजिस्लेचर को इसके ऊपर एम्पावर्ड नहीं किया गया है, स्टेट लेजिस्लेचर इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता, ठीक है। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज टैक्स ऑन द कंजप्शन ऑफ सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकता है, टैक्स लगा सकता है कितना इलेक्ट्रिसिटी सेल हुआ, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हुआ, उसके ऊपर टैक्स लगा सकता है, बट नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड ऑन द कंजप्शन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी which is consumed by the center or sold to the center। स्टेट लेजिस्लेचर इंपोज कर सकता है टैक्स को इसके ऊपर कंजप्शन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसके ऊपर नहीं कर सकता जो कि कंजप्शन कौन कर रहा है, सेंटर कंजप्शन कर रहा है और क्या कर रहा है,
सेंटर किसी को सोल्ड कर रहा है या सेंटर को नहीं सोल्ड कर सकता, दैट मीन्स स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, वो टैक्स लगा सकता है किसी कंजप्शन या इलेक्ट्रिसिटी को सोल्ड करने पे। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिसिटी सेंटर को सोल्ड हो रहा है या सेंटर उसको कंज्यूम कर रहा है, वहां पर टैक्स नहीं लगेगा, वहां पर स्टेट टैक्स नहीं लगा सकता। उसके बाद consumed in the constructions, maintenance or operations of any railway by the center or by the concerned railway company or sold to the center or railway company for the same purpose, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगा सकता स्टेट, जहां पर कि कंज्यूम कंस्ट्रक्शन में कंज्यूम हो रहा है, मेंटेनेंस में कंज्यूम हो रहा है या ऑपरेशंस में कंज्यूम हो रहा है, कोई भी रेलवे का जो कि सेंटर के द्वारा है और वो कंसर्न रेलवे कंपनी को जो कि ले रहा है, सोल्ड कर रहा है, या सेंटर के लिए है रेलवे कंपनी या सेम पर्पस के लिए। मीन्स कहने का मतलब यही है, अगर रेलवे के लिए यूज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो मेंटेनेंस में हो रहा है, चाहे वो ऑपरेशंस में हो रहा है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हो रहा है, उसके ऊपर क्या करेगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता, उसके ऊपर टैक्स स्टेट नहीं लगा सकता। ठीक है, ए स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज ए टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर और इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड, जनरेटेड, कंज्यूम्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और सोल्ड बाय एनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट फॉर रेगुलेटिंग और डेवलपिंग एनी इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली। मीन्स स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर टैक्स को इम्पोज कर सकता है कहाँ पर, कोई भी वाटर या इलेक्ट्रिसिटी जहाँ स्टोर हो रहा है, जहाँ जनरेट हो रहा है, जहाँ कंज्यूम हो रहा है, जहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, और सोल्ड बाय एनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट, या उस अथॉरिटी को सोल्ड किया जा रहा है जो कि पार्लियामेंट ने एस्टेब्लिश किया है, फॉर रेगुलेटिंग और डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली, जिसको पार्लियामेंट ने किस लिए एस्टेब्लिश किया गया है, रेगुलेट करने के लिए और डेवलपिंग एनी इंटर स्टेट रिवर वैली या रिवर को, कोई भी इंटर स्टेट रिवर वैली या इंटर स्टेट रिवर को अगर डेवलपमेंट के लिए या रेगुलेशंस के लिए पार्लियामेंट ने किसी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया है, तो उसमें जो भी टैक्स लगेगा, उसमें जो भी चीजें लगेगी, उसके ऊपर क्या कर सकता है, उसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर टैक्स इंपोज कर सकता है। ठीक है, बट सच ए लॉ टू बी इफेक्टिव शुड बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशंस एंड रिसीव हिज और हर असेंट। लेकिन ऐसे लॉ के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे लॉ के लिए प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन, प्रेसिडेंट का क्या चाहिए, प्रेसिडेंट का आपके पास प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन होना चाहिए और प्रेसिडेंट का एसेंट होना चाहिए। ठीक है, ये बातें होगी। दूसरा है कि किस तरीके से टैक्स का जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरीके से टैक्स का जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेंटर में कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्टेट में कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, द 80th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 एंड द 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 have introduced major changes in the scheme of the distributions of tax revenue between the center and the states. मीन्स सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स रेवेन्यू हुआ है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो किसमें लिखा गया, 18th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 में जो 80 अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके बाद 2016 में जो 101वां अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें ये क्या किया गया है, उसमें सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेवेन्यू को, वो दिया गया है। कैसे, द 80th अमेंडमेंट वाज इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू द रिकमेंडेशंस ऑफ द 10th फाइनेंस कमीशन। 80th अमेंडमेंट जो हुआ था वो इनेक्ट किया गया किसके रिकमेंडेशंस पे, वो इनेक्ट किया गया आपका 10th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे, उसको इनेक्ट किया गया। जो 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया फाइनेंस कमीशन के थ्रू, वो 10th फाइनेंस कमीशन जो था उन्होंने रिकमेंड किया कि आपको 80th अमेंडमेंट एक्ट इनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, द कमीशन रिकमेंडेड दैट आउट ऑफ द टोटल इनकम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सर्टेन सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज 29% शुड गो टू द स्टेट्स। कमीशन ने ये रिकमेंड किया, 10th फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि आपके पास जितना भी टैक्स आ रहा है, आपके पास सेंटर के पास जितना भी टैक्स आ रहा है, चाहे वो सेंट्रल टैक्स हो या ड्यूटीज से हो, जितना भी टैक्स आ रहा है, इनकम, टोटल इनकम जो भी आपके पास आ रहा है सेंटर के पास, उसमें से 29% क्या करना है, 29% स्टेट के पास जाना चाहिए। ये बातें 10th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया, रिकमेंड किया सेंटर को। ठीक है, दिस इज नॉन एज द अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशंस एंड came into effect retrospectively from April 1, 1996। ये क्या क्या गया, ये इसको बोला गया क्या, इसको बोला गया अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डेवोल्यूशंस, अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डेवोल्यूशंस, और इसको रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब इसको पीछे डेट से अप्लाई किया गया, इसको पीछे वाली डेट से अप्लाई किया गया, मीन्स अप्रैल 1, 1996 से इसको अप्लाई किया गया।
कि आपको जो करना है, आप जो सेंटर के पास जितना भी टैक्स आ रहा है उस टैक्स में से 29% किसके पास जाना चाहिए, 29% स्टेट के पास जाना चाहिए। ठीक है। This amendment has brought several central taxation duties like corporation tax, custom duties at par with income tax, as far as their constitutionally mandated sharing with the states is concerned. Means ये अमेंडमेंट ने क्या, इस अमेंडमेंट ने क्या बोला गया, इस अमेंडमेंट में बोला गया इन्होंने सेवरल जो भी सेंट्रल टैक्स थे, सेंट्रल टैक्स और जो भी ड्यूटीज थे, जैसे कि कॉरपोरेशन टैक्स है, जैसे कि कस्टम ड्यूटीज है, जैसे कि इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी एट पर विद इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के साथ साथ जो कस्टम ड्यूटीज है, जैसे टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, मींस एग्रीकल्चर इनकम के अलावा जो इनकम के ऊपर टैक्स लगा गया है वो, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट किया गया कि स्टेट्स के साथ शेयर करना चाहिए, स्टेट के साथ इन चीजों को, इन टैक्सेस को शेयर कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये चीजें लिखी गई कि स्टेट के साथ इन चीजों को मैंडेट करना चाहिए। ठीक है। The 101 First Amendment has paved the way for the introduction of new tax regime. New tax regimes को 101वां जो अमेंडमेंट एक्ट 2016 में आया उसमें एक न्यू टैक्स रिजाइम को इंट्रोड्यूस किया जो कि है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। ठीक है। अकॉर्डिंगली द अमेंडमेंट कन्फर्ड concurrent taxing power upon the parliament and the state legislature to make law for levying GST on every transactions of supply of goods or service or both. मीन्स इस टैक्स को मेनली कंकरेंट लिस्ट में डाला गया जिसमें कि स्टेट लेजिस्लेचर भी काम कर सकता है और सेंट्रल पार्लियामेंट भी काम कर सकता है। उसमें क्या कर सके, वो सप्लाई ऑफ गुड्स को और सर्विस और को इसमें क्या करे, उसमें दोनों में वो कानून बनाए और टैक्स लगाए, कानून बनाए और टैक्स लगाए एवरी ट्रांजेक्शंस पे। कौन कौन, स्टेट भी कर सकता है ये काम और ये काम सेंटर भी कर सकता है। जबकि इससे पहले जीएसटी से पहले क्या हुआ था, जीएसटी से पहले कोई भी टैक्स से रिलेटेड चीजें क्या था, कंकरेंट लिस्ट में नहीं था, जो भी था यूनियन लिस्ट में था और स्टेट लिस्ट में था। द जीएसटी रिप्लेस्ड ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लिवाइड बाय द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड इज इंटेंडेड टू रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन प्रोवाइड फॉर ए कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स जीएसटी को जो रिप्लेस किया गया, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस रिप्लेस किया गया, जो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लग रहे थे, जो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगाए गए थे, उन बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स से इसको रिप्लेस किया गया जीएसटी को। ठीक है। और क्या बोला गया, और बोला गया कि आप क्या करो, एक कैस्केडिंग इफेक्ट्स लाओ किसके किसके बीच में, ऑफ टैक्स एंड प्रोवाइड फॉर कॉमन नेशनल मार्केट, एक कॉमन नेशनल मार्केट बनाओ जिसमें कि गुड्स और सर्विस हो। अमेंडमेंट में क्या प्रोवाइड किया गया, क्या चीज में इसमें सब्सटेनिंग किया गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसमें मिला दिया गया, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को इसमें मिलाया गया और क्या बनाया गया, जीएसटी बनाया गया। अब क्या क्या इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाया गया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लेवाइड अंडर द मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1955, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी कॉमनली नोन एज countervailing duty, special additional duty of customs, central surcharges and seizures so far as they related to the supply of goods and service। मीन्स ये सब टैक्स को, इन सारी टैक्स को क्या कर दिया गया, इन सारे टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसको क्या कर दिया, उसको एक साथ मिला करके एक जीएसटी बनाया गया। सिमिलरली द अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर सबस्यूमिंग ऑफ, कौन कौन चीजों को सबस्यूम किया गया, मीन्स कौन कौन चीजों को मिला करके बनाया गया, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, ऑक्टेरी एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग एंड टैक्स, स्टेट सरचार्जेज एंड केसेस इन सो फार एज दे रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मीन्स इन सारी चीजों को मिला करके क्या बनाया गया, जीएसटी बनाया गया। इन सारी चीजों को क्या किया गया, इन सारी चीजों को सबसूम किया गया। मीन्स सबसूम मीन्स एक साथ मिलाया गया। ठीक है। फर्दर द अमेंडमेंट डिलीटेड आर्टिकल 268, इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 268A को डिलीट किया, एज वेल एज एंट्री ऑफ 92C इन द यूनियन लिस्ट, और 92C को यूनियन लिस्ट में जोड़ा जीएसटी जब बनाया गया। ठीक है। बोथ वेयर डीलिंग विद द सर्विस टैक्स, ये दोनों क्या करता था, ये दोनों सर्विस टैक्स से डील करता था, इसको हटाया गया और इसको जोड़ा गया, 92C को जोड़ा गया। दे वेयर एडेड अर्लियर बाय द 88th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, ये जो ऐड किया गया था, ये 88th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ही इसको ऐड कर दिया गया था। द सर्विस टैक्स वाज लिवाइड बाय द सेंटर, सर्विस टैक्स किसके द्वारा लिया जाता है, लगाया जाता है, सर्विस टैक्स सेंटर के द्वारा लगाया जाता है।
बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय बोथ द सेंटर एंड स्टेट। लेकिन कलेक्ट करना और उसको यूज करना कौन करता है? दोनों, सेंटर भी करता है और स्टेट भी करता है। लगाता सेंटर है, लिवाइव सेंटर करता है, लेकिन उसको यूज और कलेक्ट कौन करता है? स्टेट भी यूज और कलेक्ट करता है, और उसको स्टेट भी यूज और कलेक्ट करता है। ठीक है। After the above two amendments, that is 80th Amendment and the 101st Amendment, the present position with respect to the distributions of tax revenue between the center and the states as follow. अभी का समय क्या है? अभी के टाइम पे किस तरीके से टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो देखते हैं। ठीक है, वो है, सबसे पहले है टैक्सेस लिवाइड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएट बाय द स्टेट्स, आर्टिकल 268। टैक्स को किसने लगाया? सेंटर ने लगाया। कलेक्ट किसने किया? कलेक्ट और अप्रोप्रिएटेड। कलेक्ट मीन्स जमा करना और उसको यूज करना, किसने यूज किया? स्टेट ने। इसमें क्या है? दिस कैटेगरी इंक्लूड्स द स्टाम्प ड्यूटीज ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज बिल्स पे स्टाम्प ड्यूटी जो लग रहा है वो उसमें ये इंक्लूड है। चेक इंक्लूड है, प्रमोशनरी नोट्स इंक्लूड है पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड अदर्स, ये सारी चीजें इनमें इंक्लूड है, जहां पर क्या करेगा? सेंटर लगाएगा टैक्स, और कलेक्ट और अप्रोप्रिएट कौन करेगा? स्टेट। मीन्स टैक्स को कलेक्ट कौन करेगा? स्टेट, और यूज कौन करेगा? स्टेट्स। द प्रोसीड्स ऑफ दीज ड्यूटीज लिवाइव्ड विद इन एनी स्टेट डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट आर असाइंड टू दैट स्टेट। मीन्स ये जो ड्यूटीज से जितने भी चीजें आ रही है, जितने भी पैसे आ रहे हैं इस ड्यूटीज से, उसको क्या करेगा? उसको लगाया, लिवाइड विद इन एनी स्टेट डू नॉट फॉर्म एनी पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड। मीन्स ये जो टैक्स लगाया गया, ये टैक्स कोई कंसोलिडेटेड फंड नहीं बनाएगा। मीन्स ये किसी फंड में नहीं जाएगा। ये क्या होगा? ये किसको असाइंड होगा? ये असाइंड होगा स्टेट को। ये असाइंड होगा स्टेट को। दैट मीन्स ये कोई कंसोलिडेटेड फंड नहीं बनाएगा। ये कोई कंसोलिडेटेड फंड नहीं बनाएगा। कंसोलिडेटेड फंड का मतलब है कि जो भी हमने पैसा कलेक्ट किया वो एक जगह पर रख दिया, एक जगह जमा करके रख दिया, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड। तो ये जो टैक्स स्टेट ने लगाया, सेंटर ने लगाया, और स्टेट ने कलेक्ट किया और उसको यूज किया, तो कहने का मतलब स्टेट ने, सेंटर ने तो लगा तो दिया, लेकिन ये कोई कंसोलिडेटेड जो भी पैसा आया वो पैसा कहीं पर जमा नहीं हुआ। वो क्या हुआ? वो किसको दिया गया? वो असाइन किया गया स्टेट को। वो असाइन किसी स्टेट को किया गया। ठीक है। दूसरा क्या है? टैक्सेस लिवाइव्ड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट असाइंड टू द स्टेट। टैक्स लगाया किसने? सेंटर ने लगाया। कलेक्ट भी किसने किया? सेंटर ने किया। लेकिन यूज कौन करेगा? असाइंड किसको हुआ है? स्टेट को असाइंड हुआ, आर्टिकल 269 के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग क्या है? टैक्सेस ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के बीच में जो भी परचेज ऑफ गुड्स हो रहा है, उसमें जो सेल्स हो रहा है, चाहे परचेज हो रहा है, वो सेल्स हो रहा है, उसके ऊपर जो टैक्स लगा है वो कौन करेगा? वो टैक्स सेंटर लगा रहा है। कलेक्ट भी सेंटर कर रहा है, लेकिन स्टेट को दे रहा है। लेकिन वो टैक्स डायरेक्टली किसको दे रहा है? स्टेट को दे रहा है। और वो टैक्स कौन कौन सा होगा? जो गुड्स और सर्विस, जो गुड्स न्यूज़पेपर को हटा करके जो भी गुड्स सेल्स किया गया या जो भी गुड्स परचेज किया गया, उसमें से इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स में जो भी गुड्स सेल किया गया, जो भी परचेज किया गया, उस पर जो टैक्स लगाया गया वो है दूसरे नंबर कैटेगरी का, आर्टिकल 269 में। टैक्सेस ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ द गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। जो कंसाइनमेंट से टैक्स आ रहा है वो भी क्या होगा? ये सेंटर लगाएगा और सेंटर ही कलेक्ट करेगा, लेकिन यूज उसको असाइन कौन करेगा? असाइन उसको करेगा स्टेट। द नेट प्रोसीड्स ऑफ दिस टैक्सेस डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड। ये भी कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट नहीं है। ये भी जमा होकर के कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाएगा। ये भी क्या होगा? ये भी आपको डायरेक्टली असाइन होगा स्टेट को। दे आर असाइंड टू द कंसर्न स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट। ये भी असाइंड किसको होगा? ये भी असाइंड स्टेट को होगा। ठीक है। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर है लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ कॉमर्स। मीन्स इसमें लगाया गया और कलेक्ट किया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड में जो भी सर्विस टैक्स लगाया गया या फिर जो भी गुड्स को कलेक्ट किया गया, गुड्स वाले टैक्स को कलेक्ट किया गया। ठीक है। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स आर लिवाइव्ड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर। मीन्स जो भी गुड्स और सर्विस टैक्स है, जो भी जीएसटी है, ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। क्या सप्लाई हो रहा है? कहां पर सप्लाई हो रहा है? किस कोर्स में? इंटर स्टेट ट्रेड में जो भी सप्लाई हो रहा है, जो भी यूज हो रहा है, जो भी कॉमर्स में यूज हो रहा है, वो सारे को कौन करेगा? लगाएगा भी सेंटर और कलेक्ट भी सेंटर करेगा।
but this tax is divided between the center and the state in a manner provided by the parliament on the recommendation of the GST council. GST काउंसिल के रिकमेंडेशन पे जो पार्लियामेंट ने प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, इस टैक्स को बांटा जाएगा किसके किसके बीच में, सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में, सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में इस टैक्स को बांटा जाएगा। फर्दर द पार्लियामेंट इज ऑल्सो ऑथराइज्ड to formulate the principles of determining the place of supply and when supply of goods or services or both take place in the course of interstate trade or commerce. मीन्स इसके बाद पार्लियामेंट भी क्या करता है, ऑथराइज करता है या फॉर्मुलेट करता है प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमाइनिंग द सप्लाई ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, किस प्लेस पे सप्लाई करना है इस बात को डिटरमाइन कौन करता है, पार्लियामेंट। सप्लाई को, गुड्स और सर्विस के सप्लाई को कब भेजना है वो भी डिटरमाइन कौन करता है, डिटरमाइन और फॉर्मुलेट कौन करता है, पार्लियामेंट करता है। बोथ टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, ये कहाँ पे किया जाता है, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स में किया जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर किस तरीके, चौथा प्रकार किस तरीके का है जीएसटी में, चौथा प्रकार है टैक्सेस लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर। टैक्सेस को लगाया भी सेंटर ने, कलेक्ट भी सेंटर ने किया, बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। आर्टिकल 270, आर्टिकल 270 के अकॉर्डिंग टैक्स लगाया भी सेंटर ने, कलेक्ट भी सेंटर ने किया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट किसने किसने किया, डिस्ट्रीब्यूट उसको सेंटर में और स्टेट में किया गया। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज रेफर्ड टू इन और यूनियन लिस्ट एक्सेप्ट द फॉलोइंग। मीन्स ये कैटेगरी का टैक्स जो है वो सब यूनियन लिस्ट में है एक्सेप्ट कुछ कुछ टैक्सेस को लगा छोड़ा करके, जैसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस रेफर्ड टू इन आर्टिकल 268, 269 एंड 269A मेंशन्ड अबव। ये सारे ड्यूटी और टैक्सेस जो रेफर कर रहा है आर्टिकल इतना और आर्टिकल 268, 269 और 269A, ये सबको क्या करता है, ये सबका टैक्स कौन कलेक्ट करता है, इस सेंटर लेवाई कौन लगाता है, सेंटर और डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका दोनों सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, उसके बाद सरचार्ज ऑन टैक्सेस एंड ड्यूटीज रेफर टू द आर्टिकल 271। आर्टिकल 271 में जो नीचे दिया गया ये, उसमें जो टैक्स लगाया गया, सरचार्ज लगाया गया, ड्यूटी लगाया गया, उसमें ये सारी चीजें कहाँ होता है, सेंटर लगा रहा है, सेंटर कलेक्ट कर रहा है और यूज कौन कर रहा है, यूज दोनों कर रहा है, सेंटर भी और स्टेट भी। एनी सेस लिवाइव्ड और स्पेसिफिक पर्पस द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ दिस टैक्सेस एंड ड्यूटीज आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करेगा नेट प्रोसीड्स मींस नेट प्रॉफिट कितना हुआ इस टैक्स से, इस टैक्स से नेट प्रॉफिट कितना हुआ, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करेगा इस टैक्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद है सरचार्ज और सर्टेन टैक्स एंड ड्यूटीज फॉर पर्पस ऑफ सेंटर। सेंटर के पर्पस के लिए जो क्या क्या टैक्स है, क्या क्या ड्यूटीज, आर्टिकल 271 में। द पार्लियामेंट कैन एट एनी टाइम लिवाई द सरचार्ज ऑन टैक्सेस एंड ड्यूटीज रेफर टू इन आर्टिकल 269 और 270। मीन्स 269 और 270 में जो ड्यूटी और टैक्सेस को लगाया गया है, ये पार्लियामेंट कभी भी लगा सकता है या सरचार्ज कर सकता है, कभी भी क्या करता है पार्लियामेंट, ये लगा सकता है। ठीक है, द प्रोसीड्स ऑफ सच सरचार्ज गो टू द सेंटर एक्सक्लूसिवली। और ये सारी प्रोसीड्स, ये सारी इनकम जो सरचार्ज से हुआ है, वो सारे इनकम कहाँ जाएगा, वो सारे इनकम सेंटर के पास जाएगा एक्सक्लूसिवली। इन अदर वर्ड्स द स्टेट्स हैव नो शेयर इन दिस सरचार्ज। इस सरचार्ज में स्टेट के पास कोई शेयर नहीं है, स्टेट के पास कोई शेयर, स्टेट को कुछ भी चीजें यहाँ से नहीं मिलती है। ठीक है, हाउएवर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम दिस सरचार्ज। इसमें से गुड्स और सर्विस टैक्स को जीएसटी को हटा दिया गया है, इस सरचार्ज में से जीएसटी को हटा दिया गया है। इन अदर वर्ड्स दिस सरचार्ज कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन जीएसटी। ये सरचार्ज जीएसटी के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, टैक्सेस लिवाइव्ड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट्स। मीन्स टैक्स लगाया भी स्टेट्स ने, कलेक्ट भी स्टेट ने किया, रिटेन भी स्टेट ने किया। दीज आर द टैक्सेस बिलोंगिंग टू द स्टेट्स एक्सक्लूसिवली। ये सारे ये जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं और रिटेन किए जाते हैं स्टेट में, ये एक्सक्लूसिवली स्टेट के लिए होता है, इसमें सेंटर का कोई हिस्सेदारी नहीं होता। दे आर इन्यूमरेटेड इन स्टेट लिस्ट एंड आर 18 इन नंबर। दीज आर लैंड रेवेन्यू पे जो टैक्स लगाया गया, एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स लगाया गया, ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर टैक्स लगाया गया, स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग्स, टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन अल्कोहलिक लिक्वर्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन, अफीम, इंडियन हेम्प, other narcotics, drugs and narcotics, but not including medicinal or toilet preparations containing alcohol, narcotics, taxes on the consumption of sale or electricity,
टैक्सेस ऑन द सेल ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड, natural gas, aviation turbine fuel, alcoholic liquor for human consumption but not included, sales in the course of interstate trade or commerce or sales in the course of international trade or commerce of such goods. उसके बाद taxes on goods and passengers carried by roads or inland or waterways, taxes on vehicles, taxes on animals and boats, tolls, taxes on professions, trades, calling and employment, capitations taxes, taxes on entertainments, amusements to the extent levied and collected by the पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी ऑफ रीजनल काउंसिल्स और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, स्टाम्प ड्यूटी ऑन डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद फीस ऑन द मैटर्स इनोवेटेड इन द स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट कोर्ट फीस। ये सारे टैक्सेस को कौन लगाता है? स्टेट लगाता है। उसके बाद उसको कलेक्ट कौन करता है? स्टेट कलेक्ट करता है और उसको रिटर्न भी स्टेट करता है एक्सक्लूसिवली। इसमें सेंटर का कोई भी भागीदारी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू आ रहा है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा? जैसे सेंटर के पास क्या क्या नॉन टैक्स रेवेन्यू आ रहा है? द रिसीव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द मेजर सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्या है? पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स। ये क्या है? ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ये मेजर सोर्स है नॉन टैक्स रेवेन्यू का। रेलवे के ऊपर है, बैंकिंग है, ब्रॉडकास्टिंग, कोइनेज ऑफ एंड करेंसी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, एजेंट एंड लैब्स एंड अदर्स। ये सारे क्या है? ये सारे हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू जो कि सेंटर को मिलता है। स्टेट को क्या मिलता है? स्टेट को मिलता है द रेसिपिएंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मेजर सोर्सेस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द स्टेट्स। जैसे इरिगेशन से मिलता है स्टेट को, फॉरेस्ट से मिलता है, फिशरीज से मिलता है, स्टेट पब्लिक सेक्टर्स से मिलता है, इंटरप्राइजेस से मिलता है और एसेट और लैब से मिलता है। यहाँ से स्टेट को मिलता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, ये जो सेंटर के पास मिला वो सेंटर के पास रह गया और जो स्टेट के पास मिला वो स्टेट के पास रह गया। ठीक है, अब है हमारे पास ग्रांट इन एड्स टू द टैक्स स्टेट्स। मींस स्टेट के पास कोई ग्रांट कर रहा है, ग्रांट इन एड्स, स्टेट को कोई दे रहा है। Besides sharing of taxes between the center and states, the constitution provides for the grant in aid to the states from the central resources. सेंट्रल रिसोर्सेज से कभी कभी क्या होता है? सेंट्रल रिसोर्सेज से टैक्स किसके पास जाता है? सेंट्रल रिसोर्सेज से टैक्स जाता है स्टेट के पास, तो इसको बोलते हैं ग्रांट इन एड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रांट इन एड्स, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स और डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स क्या होता है? स्टैट्यूटरी ग्रांट्स होता है आर्टिकल 275 empowers the parliament to make grants to the states which are in need of financial assistance and not to every states। आर्टिकल 275 क्या एम्पावर करता है पार्लियामेंट को? कि स्टेट्स को आप ग्रांट दो जो जिसको की जरूरत है फाइनेंशियल असिस्टेंस का। जिस स्टेट को फाइनेंशियल असिस्टेंस का जरूरत है उस स्टेट को सेंटर क्या करे? ग्रांट इन एड्स दे। प्रत्येक स्टेट्स को नहीं, हर एक स्टेट्स को नहीं। ऑल्सो डिफरेंट सम्स में भी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट स्टेट, और कुछ कुछ चीजें को कुछ स्टेट के लिए फिक्स किया जाए सेंटर के थ्रू। दीज सम्स आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया एवरी ईयर। और ये सारे सम को कहाँ लगाया जाए? कंसोलिडेटेड फंड में लगाया जाए। मींस सारी चीजों को कंसोलिडेटेड फंड में रखा जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस जनरल प्रोविजंस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर स्पेसिफिक ग्रांट्स फॉर प्रोमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब इन स्टेट्स और फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया इन द स्टेट इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ असम। इसके अलावा एक कुछ जनरल प्रोविजंस बनाया गया है जहां पर सेंटर क्या करे? स्पेसिफिक ग्रांट्स करे फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। स्टेट में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उसके वेलफेयर में यूज हो कुछ टैक्सेस। ठीक है, कुछ जो शेड्यूल्ड एरिया के जो एडमिनिस्ट्रेशन में है उसके लेवल को इंक्रीज करने में यूज हो। ठीक है, जैसे कि स्टेट ऑफ असम है, इन सब स्टेट में क्या हो? सेंटर क्या करे? कुछ रेजिंग टैक्स दे ताकि इन चीजों का लेवल बढ़े, इन लोगों का, इन स्टेट्स का लेवल बढ़े, शेड्यूल्ड कास्ट का, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, ठीक है, या शेड्यूल्ड एरिया का। द स्टैट्यूटरी ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 275 बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक्स आर गिवन टू द स्टेट्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस पे ही आर्टिकल 275 के अकॉर्डिंग ये टैक्स, स्टैट्यूटरी टैक्स ग्रांट किया जाता है सेंटर से स्टेट के द्वारा, सेंटर से स्टेट को। ठीक है, उसके बाद है डिस्क्रिशनरी ग्रांट। ये क्या है? Article 282 empowers both the center and the state to make any grants for any public purpose, even it is not within their respective legislative competence। मीन्स आर्टिकल 282 क्या एम्पावर्स करता है? दोनों को, सेंटर को भी और स्टेट को भी। कि क्या करो आप कोई ग्रांट्स बनाओ कोई पब्लिक पर्पस के लिए, चाहे वो आपके लेजिस्लेटिव पावर्स में आता हो या लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में आता हो या नहीं आता हो, लेकिन उसको क्या करो? उसको पब्लिक पर्पस के लिए बनाओ। अंडर दिस प्रोविजन द सेंटर मेक्स ग्रांट टू द स्टेट। इस प्रोविजन में सेंटर क्या करता है?
स्टेट्स के लिए ग्रांट देता है। दीज ग्रांट्स आर आल्सो नोन एज डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, इसको डिस्क्रिशनरी ग्रांट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद the reason being that the center is under no obligations to give these grants and the matters lie within the its discretions, means ये ग्रांट को डिस्क्रिशनरी ग्रांट भी बोलते हैं। और इसके पीछे जो रीजंस है, सेंटर हैज नो ऑब्लिगेशंस टू गिव दिस ग्रांट, मींस सेंटर के पास ये ऑब्लिगेशंस नहीं है कि ये ग्रांट्स देना ही देना है। सेंटर का मन हो तो ठीक है दिया, नहीं मन हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दीज ग्रांट्स हैव ए टू फोल्ड पर्पस, इस ग्रांट के पास दो फोल्ड पर्पस है। क्या क्या? टू हेल्प द स्टेट फाइनेंशियली टू फुलफिल प्लान टारगेट, ताकि क्या हो सके, स्टेट को हेल्प मिल जाता है ताकि अपने टारगेट को फुलफिल कर सके, स्टेट अपने टारगेट को फुलफिल कर सके, इसमें हेल्प मिल जाता है। दूसरा क्या है? एंड टू गिव सम लेवरेज टू द सेंटर टू इन्फ्लुएंस एंड कोऑर्डिनेट स्टेट एक्शंस टू इफेक्चुएट द नेशनल प्लान। और क्या होता है, सेंटर क्या करता है, कभी कभार सेंटर इन्फ्लुएंस करता है स्टेट को। मान ले जाए किसी स्टेट में सेंटर ने अपने सरकार में क्या क्या, सेंटर ने ज्यादा टैक्स, ज्यादा पैसे दिया, ज्यादा पैसे जब दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्टेट क्या होगा, वो स्टेट या वो स्टेट के लोग क्या होंगे, सेंटर से इन्फ्लुएंस होंगे। तो इस इन्फ्लुएंस के लिए भी कभी कभी क्या करता है, सेंटर इन चीजों को देता है कि हाँ आप, हमने आपके स्टेट के लिए इतना किया, तो आप हमारे लिए ये कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, अदर ग्रांट्स क्या क्या है? अदर ग्रांट्स है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द थर्ड टाइप ऑफ ग्रांट्स इन एड्स बट फॉर ए टेम्पोररी पीरियड। थर्ड टाइप ऑफ ग्रांट्स इन एड्स भी देता है, लेकिन वो क्या है, वो टेम्पोररी पीरियड के लिए है। Thus, a provision was made for grants in lieu of export duties on jute and jute productions of the states of Assam, Bihar, Odisha and West Bengal. Means ये ग्रांट्स में जैसे असम, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को जूट के लिए दिया गया था, जूट प्रोडक्ट्स के लिए दिया गया था। These grants were to be given for a period of 10 years from the commencement of the constitutions. Constitutions के कमिटमेंट के बाद 10 साल के लिए ग्रांट दिया गया था, ठीक है। These sums were charged on the Consolidated Fund of India, और ये सम को कहाँ जोड़ा गया था, ये सम को जोड़ा गया था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, एंड वे आर मेड टू द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। और ये किसके द्वारा, किसके रिकमेंडेशन से बनाया गया था? फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से बनाया गया था, दिया गया था, ठीक है। ये टॉपिक हम यहीं तक छोड़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी काउंसिल्स कैसे बनता है, फाइनेंस कमीशन कैसे बनता है, अदर स्टेट्स के इंटरेस्ट को कैसे बचाया जाता है, सेंट्रल स्टेट कैसे बोरो कर सकता है, इंटर गवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटीज, इफेक्ट ऑफ इमरजेंसीज, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, कीप स्टडिंग, बाय बाय।